क्या विद्या भारती के मार्गदर्शन में यह हमारे शिक्षक शिक्षा का कार्य संपन्न हो रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, आज थोड़ा विलंब से आया। एक तो जन्मदिन शिक्षा क्षेत्र पे चर्चा करते हुए मनाना अपने आप में मैं सौभाग्य मानता हूं, लेकिन जन्मदिन कुछ विशेष नहीं होता। एक दृष्टि से देखें तो एक साल और चला गया। लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन सोचना ये चाहिए कि एक एक साल कम हो रहा है तो और अच्छा कर, जितना बचा हुआ उसमें। और इसलिए इस बार मैंने निवेदन किया, क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री हो तो जन्मदिन को इस गलतफहमी में ना रहे कि कोई शिवराज का मनता है। कई लोग इसलिए आते हैं कि मुख्यमंत्री है जी, और उसमें फिर कई बार स्वागत द्वार, जय जयकार, फूलों के हार, मारा मार। लेकिन मुझे लगा कि कोई सार्थक पहल हो सकती है क्या, तो हमने तय किया कि ये सब छोड़ के एक पेड़ लगा दो अगर बनाना है। लेकिन एक छोटी सी पहल अगर आप करें तो उसका असर कई बार बहुत ज्यादा होता है। एक तो वृक्षारोपण कई मित्रों के साथ किया, परिवार के साथ किया, पार्टी अध्यक्ष जी के साथ किया, पत्रकार मित्रों के साथ किया, फिर विधायक साथियों के साथ किया, विधायक मंत्री, फिर अधिकारी मित्रों ने भी तय किया कि पेड़ लगाएंगे। और दूसरा, आज विधानसभा में मेरा जाना इसलिए जरूरी था कि नंदू भैया हमारे बहुत लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के, आज उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करनी थी विधानसभा में 11 बजे ठीक। तो वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करके आया, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। लेकिन संचालिका महोदय ने एक बात कही कि मुख्य अतिथि, मैं उसका जरूर विरोध करता हूं कि मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं। अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। और मेरी तिथि तो तय की गई थी। और दूसरी, शिक्षा के कायाकल्प का जहां अभियान चल रहा हो वहां मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी घर वाले ही हूं। मैं बचपन की घटना आपको सुनाता हूं। मेरी शिक्षा हुई जैत गांव में। मेरे अभी भी जैत की आबादी 1200 के आसपास है, 1200-1300। नर्मदा जी के किनारे गांव है। प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक शाला सरकारी हमारा। और वहां मेरे गुरु थे रतन चंद जी जैन, प्राइमरी स्कूल के मेरे टीचर। वो एक कार्यक्रम करते थे हर शनिवार को, औपचारिक शिक्षा के साथ साथ रामायण जी की 5 चौपाइयां, मतलब 5 दोहे तक चौपाइयां, दोहा पढ़ना और उसका अर्थ फिर बताना, समझाना। और तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग था। अब जब रामायण जी की चौपाइयां पढ़ी जाएगी तो घी का एक छोटा सा दीपक चाहिए, तो कोई विद्यार्थी घी का दीपक लाएगा घर से। थोड़े फूल चाहिए तो कोई फूल लेके आएगा। और फिर प्रसाद भी वितरित करना चाहिए। तो एक को काम देते थे कि तुम प्रसाद को, फूल जो चढ़ाता था वो प्रसाद लेके अपने घर से आता था। 1 रुपया 2 रुपया का प्रसाद उस समय आता होगा। और दोपहर के बाद, दोपहर तक तो हम पढ़ाई करते थे। शाम के समय 3-4 बजे के बीच में रामायण जी की चौपाई बच्चों से पढ़वाते थे। और मास्टर साहब हमारे, प्रणाम गुरुजी हम तो करते थे उस जमाने में, आते थे घर से तो पूरा सिर गुरुजी के चरणों में होता था और जाकर करते थे प्रणाम गुरुजी। उस समय, आजकल तो इस ढंग से अगर प्रणाम गुरुजी करते हैं तो मीडिया के मित्र ही गुरुजी की हालत खराब कर रहे हैं, पैर पड़वा रहा है। हम लोग श्रद्धा से जाते थे। और चौपाई पढ़ने में मैं पीछे बैठता था, तो मेरे मन में ललक थी, तो मैं आगे मुंडी कर करके देखने की कोशिश करता था चौपाई अच्छे से पढ़ लूं। अब वो मेरे गुरुदेव ने देख लिया, तो फिर मुझे कहा नहीं तुम थोड़े आगे आओ।
मैं आगे बैठ के चौपाई पढ़ने लगा और फिर मैं चौपाई का थोड़ा अर्थ करने की भी मैं समझने की कोशिश करता। तो मुझे गुरुजी ने ये कहा कि अच्छा मैं नहीं कर रहा, तुम चौपाई ये पढ़ रहे हैं, तुम करो अर्थ। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। अब मेरे मन में ललक कि मुझे चौपाई का अर्थ करना है, तो मैं और ध्यान से रामायण जी पढ़ने लगा और बाकी मेरे साथी चौपाई पढ़ते। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, या सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। और मैं अर्थ करता। वो अर्थ करते करते मेरा सौभाग्य कि रामायण जी का सार लगभग मेरे मन मस्तिष्क में घुस गया और मुझे लगा कि जीवन अगर जीना चाहिए तो मर्यादित भगवान रामचंद्र जी की तरह जीना चाहिए। अब ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था और मैं आज अच्छा वक्ता भी बना, तो वो अर्थ करने के कारण मैं वक्ता बना, जो कुछ अच्छा बोल पाया। अब एक छोटी सी बात, ये शिक्षा नीति में शामिल नहीं था, लेकिन मेरे गुरुदेव का चमत्कार था। उनने मेरे जैसे कई शिष्य ऐसे तैयार कर दिए। एक शिक्षक ने जो भी अच्छा कुछ है प्रारंभ में जो मुझे मिला, वो मैं मानता हूं कि मेरे गुरुदेव की कृपा है, प्राइमरी स्कूल के मेरे टीचर की। अब शिक्षक की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इस उदाहरण से मैं तो समझ सकता हूं। औपचारिक कोई पाठ्यक्रम ही केवल पढ़ाते रहना है, तोते की तरह बच्चों को रटाते रहना है, बाद में फिर परीक्षा ले लेना है, बस्ते का बोझ फिर परीक्षा का बोझ। मैं केवल आलोचना नहीं कर रहा है, लेकिन आमतौर पर अगर हम देखें तो शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, सा विद्या या विमुक्ता, जो मुक्ति दिलाए केवल इस लोक में नहीं परलोक में भी, वो विद्या शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा, शिक्षा वह है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे, इंसान बना दे। और इन तीनों चीजों को भी अगर देखें, ज्ञान देना, पीढ़ियों द्वारा संचित जो ज्ञान है, क्या वो इतिहास का हो, भाषा का हो, भूगोल का हो, गणित का हो, विज्ञान का हो, उसको अगली पीढ़ी को दे देना। अब देना किस तरीके से, यह सवाल है। शिक्षक की शिक्षा का अर्थ ही है क्या बस्ते के बोझ से नीरस प्रयत्नों के साथ। अब ड्रॉप आउट रेट का एक बड़ा कारण यह भी है कई बार कि तरीका पढ़ाने का ऐसा कि बच्चे सोचते हैं कि कब पिंड छूटे, और एक तरीका यह कि इतनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार बना दी जाए कि बच्चे के मन में जिज्ञासा भी पैदा हो, जिज्ञासा को हम शांत भी करें और स्वाभाविक रूप से बच्चों का विकास कैसे हो। स्कूल भी और कई बार पेरेंट्स भी डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, बस तू यही पढ़। जो स्वाभाविक विकास होता है वो कैसे हो बच्चों का। हर एक की अपनी रुचि होती है, प्रवृत्ति होती है, विशेषताएं होती है, उनका प्रकटीकरण शिक्षा के माध्यम से कैसे हो और उस दिशा में कैसे और बेहतर वो बढ़ सके। तो ज्ञान देने का मतलब ज्ञान में ज्ञान देने का तरीका। और नई शिक्षा नीति में मैं नई शिक्षा नीति का वर्णन इसलिए नहीं करूंगा कि आप सबने पढ़ी है, इस बात पर बहुत बल दिया है। दूसरा है कौशल लेना। हमारे गांव में एक कहावत थी, बचपन में हमने सुनी थी,
कम पढ़ा हर से गया और ज्यादा पढ़ा घर से गया। हर मतलब हल। अगर थोड़ा पढ़ गया तो जो मेहनत मजदूरी है, खेती का किसानी का काम, वो खत्म। और ज्यादा पढ़ा तो वो घर से गया, फिर किसी काम का नहीं रहा। उद्देश्यहीन शिक्षा। अगर पढ़ने के बाद वो आजीविका भी अपनी ना चला सके तो क्या वो शिक्षा उपयोगी है? एमए, एमएससी, एमकॉम। एक बार बच्चों से हम बात कर रहे थे, क्या करोगे 11th 12th के बाद? बीएससी करूंगा। बीएससी के बाद क्या करोगे? एमएससी करूंगा। एमएससी के बाद क्या करोगे? पता नहीं है। हमको सोचना पड़ेगा कि शिक्षा हमको देना है। एक स्तर तो वो है कि जिसकी जानकारी एक स्तर तक शिक्षा, हर बच्चों को वो बुनियादी जानकारियां हो। लेकिन उसके बाद हम रोजगार भी अगर वो ना पाए इतने वर्ष, और रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी का सवाल नहीं है, हम उसके हाथों में ऐसा कौशल तो दे दें वो आत्मविश्वास से भर के अपने आजीविका के साधन खोज सके। और तीसरी चीज है नागरिकता के संस्कार। अब पढ़ के अगर वो अच्छा नागरिक नहीं बना, मेहनती, चरित्रवान, ईमानदार, देशभक्त, परिश्रमी, केवल अपने लिए नहीं जीने वाला, देश और समाज की भी सोचने वाला, औरों के लिए भी काम करने वाला, एक श्रेष्ठ मानव ना बन सके तो ऐसी शिक्षा का अर्थ क्या है? और मैं मानता हूं कि नई शिक्षा नीति में तीनों चीजों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। लेकिन यह शिक्षा दी कैसे जाए, वो तो शिक्षक ही देंगे। और मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहा, किसी आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, लेकिन यह मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले वर्षों में वो शिक्षक जो शिक्षा देने वाला था, ऐसा कचरा किया उसका, इतनी व्यवस्थाएं बना दी। मैं सबसे बड़ा पाप मानता हूं उसको। गुरुजी, शिक्षाकर्मी, शिक्षक का कैडर ही खत्म हो गया है। अच्छा, गुरुजी को क्या मिलेगा? 500 रुपया महीना। मैं सांसद था एक जमाने में, तो मेरी रुचि थी स्कूलों में जाके विद्यार्थियों से बात करो। तो बात भी करता था, मैं सवाल भी पूछता था। एक स्कूल में मैंने पूछा, बताओ गंगा जी कहां से निकलती है? तो एक बच्चे ने कहा कि विंध्याचल से। तो मैंने जो गुरुजी पढ़ा रहे थे उनको बुलाया, मैंने कहा क्या कमाल करते हो, पढ़ा क्या रहे हो तुम? गंगा जी को विंध्याचल में से निकलवा रहे हो? तो कहने लगे साहब 500 रुपया में तो गंगा जी विंध्याचल में से ही निकलेगी। 500 रुपया तनख्वाह, गुरुजी हो गए, फिर शिक्षाकर्मी। अब शिक्षाकर्मी का खुद ही ठिकाना नहीं था, बेचारे तो आंदोलन ही करते रहते थे, जब देखो तब सड़क में, स्कूल में गए ही नहीं वो। कचरा हो गई पूरी शिक्षा मध्य प्रदेश की। मैं सच कह रहा हूं, वेदना है मेरे मन में, व्यथा है। और उसको कैसे हम ठीक दिशा में ले जाएं, उसको इतना परिश्रम करना पड़ा हम लोगों को। फिर गुरुजी हो चाहे शिक्षाकर्मी हो, सबको हमका अध्यापक तो बनाओ कम से कम। हम लोगों ने विनम्र प्रयास किया उस दिशा में ले जाने का। और आज मैं ये कह सकता हूं कि काफी कुछ हम लाइन पे लेके आए हैं। इंदर सिंह जी यहां बैठे हैं, हमारा बजट है 2,41,000 करोड़ का। कोरोना काल में भी कोशिश कर करके हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा, और अकेले इनके विभाग का बजट है 25,000 करोड़ का। ये तो स्कूली शिक्षा का है।
अब शिक्षा में हमारी और एक है, हमारा जनजाति विभाग चलाता है, वो स्कूल अलग चलते हैं, उनका बजट अलग है। दोनों का मिला के हमने 9% से ज्यादा टोटल बजट का हमने शिक्षा पर देने का फैसला किया। शिक्षकों को बेहतर मानदेय मिले, मैं कोई सैलरी शिक्षकों के लिए नहीं कहना चाहता, माइंडसेट तो बने कि पढ़ाना है। और अब महत्वपूर्ण है शिक्षकों की शिक्षा। 3 चीजें मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी से कह रहा हूं। शिक्षा विभाग के हमारे अफसर भी बैठे, शिक्षाविद भी बैठे, यूनिवर्सिटी के वीसीज भी हैं, अनेकों विद्वान हैं। देखो भाई, मेरी धारणा बिल्कुल पक्की है कि शिक्षा देना केवल सरकार का काम नहीं है। सरकारी शिक्षा पर्याप्त नहीं है। शिक्षा पुराने जमाने में भी आपने देखा कि समाज काम करता था, एक स्वायत्त व्यवस्था होती थी, राज्य का नियंत्रण शिक्षा पे नहीं होता था। गुरुकुल होते थे, बाकी चीजें होती थी, समाज उनका खर्चा उठाता था, वो अपने हिसाब से शिक्षा देते थे ठीक दिशा में। जब से राज्य का नियंत्रण शिक्षा पर हो गया, तब से अर्जुनों के लिए एकलव्यों के अंगूठे काटे जाने लगे। भैया हम तो उन पे आधारित है, तो वो जो कहेंगे तो वो ही पढ़ेंगे, दूसरे नहीं पढ़ सकते। मेरी स्पष्ट धारणा है, जिसको मेरे अफसरों को, मंत्री को भी क्रियान्वित करना है। यह समाज का काम है, तो केवल सरकारी अफसर और सरकार शिक्षा नहीं देगी, हम समाज के सहयोग से शिक्षा देने की प्रभावी व्यवस्था करेंगे। इसलिए विद्या भारती जैसी संस्थाओं का और ऐसे शिक्षाविदों का भरपूर सहयोग हमको लेना है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि वल्लभ भवन में बैठ के हम ही सोच रहे हैं, बाकी कोई सोचने वाले है ही नहीं। अरे हमारे अलावा सोचने वाले बहुत हैं, और इसलिए जो टास्क फोर्स बनी है वो भी गंभीरता के साथ बैठे। केवल शिक्षक शिक्षा नहीं, इस पर तो आप 2 दिन विचार विमर्श करोगे, चिंतन करोगे, और एक और हमारा फैसला कि इसमें से जो निष्कर्ष निकलेंगे, अमृत निकलेगा, उसको हम फिर नीचे तक ले जाने का गंभीर प्रयास करेंगे। तो एक अकेला हमारा ठेका नहीं है, हम समाज को जोड़ के शिक्षा की बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। टास्क फोर्स उस दिशा में काम करे, और इंदर सिंह जी अगर जरूरत पड़े और लोगों को जोड़ने की, तो आप नाम सोचिए, जोड़िए। उस क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात कीजिए। हम बंदी बंधाई शिक्षा नहीं देंगे कि ये तो लिखा है बस, इतने। और बेहतर कैसे, और अच्छी कैसे, इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। दूसरे, ऐसे शिक्षण संस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। अब एक ऐसा संस्थान चलाना कितना कठिन काम है। हमको भरपूर प्रयास करना है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों को खड़ा करने में पूरी मदद करना है, पूरा सहयोग करना है। केवल सरकार में, बाकी भी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग बेहतर शिक्षा के लिए काम करें। इसको मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करना है। और तीसरी चीज, कोई भी संस्थान जो चाहे वो पढ़ाए, ये नहीं चलेगा। एक दिशा निर्देश जरूर देना पड़ेगा, एक मर्यादा जरूर तय करनी पड़ेगी। हमको बेहतर इंसान तैयार करना है, आतंकवादी तैयार नहीं करना है। तो हमको ये दिशा निर्देश करना पड़ेगा, ये सरकार की ड्यूटी है। ऐसी स्वतंत्रता किसी को नहीं दी जा सकती कि वो कुछ भी पढ़ाए। इसका अर्थ केवल अंकुश रखना नहीं है, नियंत्रण नहीं है, लेकिन गलत दिशा में अगर कोई जाएगा तो उसको रोकना ये भी सरकार की ड्यूटी है, सरकार का कर्तव्य है। उसका प्रभावी ढंग से हमको निर्वाह करना होगा। और वहां भी आधुनिक शिक्षा, बेहतर शिक्षा, शिक्षा नीति का पालन कैसे करवाया जाए, इसकी व्यवस्था बनाइए।
अफसर भी बैठे हैं, मंत्री भी बैठे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्री बैठे हैं तो मुख्यमंत्री दूर हो जाएगा, मैं साथ खड़ा हूं, चिंता नहीं करना। व्यवसायिक शिक्षा की दिशा में बहुत बेहतर प्रयास करने की जरूरत हम लोगों ने तय किया। अगर 6वीं से देना है तो देना है, और केवल उस स्तर पर नहीं, खेत में, खलिहान में, कारखानों में हम कैसे हमारी शिक्षा को ऐसा बनाए कि व्यवहारिक नॉलेज तो, व्यावहारिक ज्ञान तो हो, वो काम करना देखे, सीखे, उसमें सहभागिता उसकी हो, उसकी कोशिश हमको करते रहना है। कई प्रयोग कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश में, ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं। हम अपनी ITI को बेहतर बना देंगे, वो भी तकनीकी शिक्षा भी एक अलग विषय है। हम आदर्श ITI बना रहे हैं। बच्चों के हाथ में ये गुण तो हो कि पढ़ने के बाद पूरे आत्मविश्वास से कह सके कि मैं अब ये करूंगा, और वो करेगा तो केवल अपने लिए नहीं करेगा, पूरे प्रदेश के लिए करेगा, देश के लिए करेगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए हमने संकल्प किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और वो केवल संकल्प नहीं है, उसके लिए कड़ी मेहनत की हमने। कई दिनों तक चिंतन किया। मैं जिस कोरोना में जब पीड़ित था, अस्पताल में था, तो वहीं से शुरू कर दिया था हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मतलब क्या, उसके 4 स्तंभ। एक अधोसंरचना, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य, तीसरा सुशासन, गुड गवर्नेंस, और चौथा अर्थव्यवस्था और रोजगार। और हमने जो बजट बनाया है, ये कोई ये ना सोचा कि कुछ अफसरों ने बैठ के बना लिया। एक एक चीज हमने देख के और उसमें तय किया है। अगर हमने तय किया है कि उत्कृष्ट स्कूल खोलना है और 1,500 करोड़ रुपया पहली बार दिया, क्योंकि गांव गांव में स्कूल की जरूरत है। क्या मैं कोई स्कूल बंद करने की आज बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रयोगशाला नहीं, लाइब्रेरी नहीं, खेल का मैदान नहीं, बुनियादी सुविधा नहीं, कहीं भी स्कूल चल रहा है कि ऐसे स्कूल जरूरी है। ये स्कूल रहेंगे। मैं आज बंद करने की बात नहीं कर रहा, नहीं तो मीडिया के मित्र चला देंगे, इतने तो बंद करेंगे। हमने तय किया हम 15-20 किलोमीटर के बीच में एक उत्कृष्ट विद्यालय, CM राय स्कूल अभी नाम दिया है, वो चूंकि जनरल वेबिनार में से निकल गया था, उसका क्या होता है और भी सोचते हैं। लेकिन कल्पना हमारी है कि वहां लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, सारी सुविधाएं, और वहां गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने वाले हमारे शिक्षक।